Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover all the important questions from the entire SST जो आपके एग्जाम में आ रही है. If there is any chapter जो रह जाएगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर डेफिनेटली करने वाले हैं. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. We are going to cover history, we are going to cover geography and we are going to cover the polity. ये तीनों सब्जेक्ट के जो हैं, जो भी अपने चैप्टर्स हमारे मिड टर्म में आ रहे हैं, वो सारे आपको यहाँ पर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. देखो नंबर 1 क्वेश्चन है मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट. ठीक है, आपको आपकी फील्ड विजिट पर रिपोर्ट बनानी है. आपको पता है चैप्टर नंबर 1 से हमारा क्वेश्चन आया द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट. जब भी हम एक रिपोर्ट बना रहे होते हैं फील्ड विजिट करते टाइम तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है. एंड दैट इज इंट्रोडक्शन, लोकेशन एंड रूट मैप, फिजियोग्राफिक फीचर्स, क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल लाइफ, सो दैट हम लोग सारी चीजों को लेके अवेयर रहें, उसी हिसाब से अपना सारे अरेंजमेंट कर पाए. अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन सेटलमेंट वहां पर कैसे है, वहां के लोग कैसे ऑक्यूपेशंस में बिजी हैं और सारी चीजें क्या करते हैं, किस तरीके का बच्चा वहां पर जमीन अवेलेबल है, वहां पर कौन से टाइप की क्रॉप्स होती हैं, इंपॉर्टेंस कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं क्या, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स लेने कंक्लूड करेंगे और बहुत सारे डायग्राम, ग्राफ्स एंड पिक्चर्स भी उसमें ऐड ऑन करेंगे, कलेक्ट करके लेके आएंगे ड्यूरिंग द फील्ड विजिट टू द कैमरा एंड एवरीथिंग दैट यू हैव कैरीड अलोंग. ठीक है, सो ये हमारा हो गया नंबर 1 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिपेयर अ क्वेश्चन है फॉर द फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री. आपको एक फैक्ट्री में जाने से पहले एक क्वेश्चन है प्रिपेयर करना है. तो आप पहले से क्या चीजें अपने आप से पूछ कर जाओगे कि ये मुझे पता होना चाहिए या ये मैं वहां जाके करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. सो अपेरेंटली आपको फैक्ट्री का नाम, फैक्ट्री का लोकेशन एंड ऑब्वियसली कौन सा प्रोडक्ट वहां पर मैन्युफैक्चर होता है, एज इन किस चीज की वहां पर फैक्ट्री है, क्या बनाया जा रहा है, ये बेसिकली सारी चीजें यहाँ पर देखनी है. वॉट आर द रॉ मटेरियल यूज टू मेक द फाइनल गुड्स. वो कौन से रॉ मटेरियल हैं जो फाइनल गुड्स बनाने के लिए यूज हो रहे हैं. इट कुड बी ऑब्वियसली इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक प्लास्टिक भी यूज हो सकता है, आयरन एंड स्टील भी यूज हो सकता है, सब चीजों की फैक्ट्री होती है. लेकिन वहां पर क्या मटेरियल है, एग्रो बेस्ड है, एग्री मिनरल बेस्ड है, किस चीज से वो निकल के आए, राइट. देन वी हैव बच्चा हम ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कौन सी मार्केट में फाइनली प्रोडक्ट को बेचा जाता है, कितने लोग वहां पर काम करते हैं और कितने शिफ्ट्स में काम करते हैं, क्या क्या उनके टाइमिंग्स है. हमें हमारी फील्ड विजिट में ये सारी डिटेल्स पता करनी है. ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों को पता होना चाहिए whenever we are preparing our report. अच्छा, हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट. लिटर मैनेजमेंट हम लोगों को 3 स्टेजेस में करना है. जाने से पहले भी सोचना है, जब हम वहां पर होंगे तब भी सोचना, और जब हम वहां से जाएंगे तब भी हमें सोचना है. तो कुछ हम प्री विजिट प्लानिंग करेंगे, लाइक हम जितने भी लोग जा रहे हैं उनको पहले से एजुकेट करेंगे कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है. प्रोवाइडिंग ट्रैश बैग्स एंड डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया है सबको कि एट दिस पर्टिकुलर प्लेस एट दिस पर्टिकुलर टाइम हम लोग जितना भी वेस्ट हम लोग करने वाले हैं, चाहे वो चिप्स के पैकेट्स हो या फिर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट यू कैरिंग, फूड हो सकता है ना, आप पैकेजिंग कुछ अपने साथ कैरी कर रहे हो, सब कुछ आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर डिस्पोज कर देना है. देन ड्यूरिंग विजिट आपको इमीडिएटली सारे के सारे जो भी वेस्ट मटेरियल है उनका सेपरेशन करना है, उनका कलेक्शन करना है, राइट. पोस्ट विजिट जब आप वहां से निकल रहे होंगे फील्ड विजिट से तो आपको इंश्योर करना है कि सारी चीजें प्रॉपर्ली डिस्पोज हो चुकी हैं और फाइनल साइड भी हमें चेक करनी है दैट एज सुन एज वी आर लीविंग वी आर नॉट लिटरिंग द प्लेस. ठीक है, हम हमारे जिस भी फील्ड विजिट पर गए हम उसको गंदा करके नहीं आए हैं, राइट. देन बच्चा फोकस इज ऑन द प्रिवेंशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. हमें हमारे एनवायरमेंट को खराब नहीं करना है बल्कि उसे बचाना है, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जाम. नेक्स्ट अप वी हैव आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फील्ड विजिट. एक फील्ड विजिट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फील्ड विजिट बच्चा एक साइंस है जो कि हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं. फील्ड विजिट हमें अपॉर्चुनिटी देता है, फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कि लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स में रह रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं और लैंड फॉर्म्स भी अलग अलग है. कोई पानी के किनारे रह रहा है तो कोई कच्चे घरों में रह रहा है, कोई पक्के घरों में रह रहा है, कोई बड़ी बड़े बिल्डिंग्स में रह रहा है, हाई राइज बिल्डिंग, को लो राइज बिल्डिंग्स में रह रहा है और कोई बिल्कुल एकदम जमीन पर रह रहा है ना. तो ये बेसिकली बच्चा हम लोग आसमान में तो कोई नहीं रह रहा है एनीवेज, ये बेसिकली हमें चीजें पता चलती है. हम हमारे
कल्चर और हमारे पूरे जो फिजियोग्राफिक जो हमारी चीजें हैं उनके बीच में हम एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, ठीक है, ताकि मैन शुड अडेप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंगली। वो एकदम से उसको शॉक ना लग जाए कि अरे ये कहा, मैं मुंबई में आ गया हूँ, यहाँ पर तो मुझे शाहरुख खान और करीना कपूर और सैफ अली खान हर कोई दिख रहा है, वाह यार ये। तो उसको वो जो कल्चर शॉक होता है ना वो ना लगे, सो ही और शी इज एक्चुअली अवेयर ऑफ जो भी उनकी कंट्री में होता है ना, तो हमें वो शॉक नहीं लगना चाहिए। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, लाइक हमारे दादा दादी होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं बहुत बार फॉरेनर्स को देख के, लेकिन हम अगर फॉरेनर्स को रोज देखते हैं तो हमें फिर अजीब नहीं लगता है, राइट। वो बड़े बड़े मॉल्स को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसे होता था, हमारे जमाने में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, ये देखो वो देखो, राइट। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स या फिर किसी भी इंसान को ये फील्ड विजिट से ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती है, आप सीखते बहुत ज्यादा हो, जो कि आपको लेटर ऑन लाइफ में बहुत हेल्प करता है। सो ऑब्वियसली वही लिखा हुआ बच्चा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोकल व्यूज से इंटरेक्ट करते हो, उनका कल्चर, खाना, क्लोथिंग, उनकी प्रॉब्लम्स भी अंडरस्टैंड करते हो, राइट। Students develop the feeling of belonging to these regions and their skill of observation and reasoning also improves. तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, रीजनिंग भी इम्प्रूव होती है, यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन भी इम्प्रूव होता है, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट अप हमारा जो है क्वेश्चन है, अब ये हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो गया, विच इज द चैप्टर नंबर 2। पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, रॉन्ग है या राइट? अब आप बताओ मुझे फटाफट 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 से, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बच्चा ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स है, ठीक है। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट हमारा इंडिया का ये डायरेक्शन कौन सा होता है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ पर साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, विच इज दिस डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर साउथ डायरेक्शन, दिस इज द साउथ ईस्ट। तो ये फॉल्स हो गया, पाकिस्तान इधर है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। इंडिया का जो ये लोअर पार्ट है, विच इज द सदर्न पार्ट, क्या हम इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं? यस प्लीज एवरीवन, डू वी कॉल इट एज पेनिनसुलर इंडिया? क्या हम इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं? यस। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। इसके 3 साइड बच्चा क्या है, इसके 3 साइड्स पानी है, दैट इज हाउ, जो भी चीज के 3 साइड पानी होता है वो पेनिनसुला होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये सदर्न साइड पर इंडिया की क्या है, पेनिनसुला है, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है ना। कर लेंगे आप लोग, चलो। अच्छा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो ब्राजील और इंडिया को देखनी पड़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो हमारे पूरे ज्योग्राफी के बुक में इंडिया एंड ब्राजील इज लाइक बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। तो अब आपको देखने को मिल रहा है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। इंडिया वॉज एक्चुअली गवर्न बाय ब्रिटिश फॉर अबाउट 1.5 century बिफोर गेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, वेयर एज यहाँ पर आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस बहुत सारे डिफिकल्टीज आई, 3 वॉर्स हुए, फेमाइन कंडीशंस, बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे कंसर्न थे, पॉपुलेशन, इलिटरेसी, बेरोजगारी, हर तरीके से हमें मार पड़ रही थी। बट अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने नहीं, यहाँ पर रूल किया पोर्टुगीज ने। पोर्टुगीज ने 3 सेंचुरीज तक, 300 सालों तक ब्राजील पर राज करा, और ब्राजील एक्चुअली में 1822 में इंडिपेंडेंट हो गया था। बट फिर इनके यहाँ पर अच्छी गवर्नमेंट नहीं बन पाई, यहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई जो कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाई, राइट बच्चा। सो यहाँ पर इट वाज रूल्ड बाय पॉपुलिस्ट मिलिट्री, डिक्टेटरशिप रही 50 साल से भी ज्यादा। फाइनली फ्रॉम 1930 1985, लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी, बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रबल इनको भी देखने को मिली ऑन अ ग्लोबल स्केल, बट यस डेफिनेटली in following independence both India and Brazil have experienced numerous issues। दोनों के थोड़े थोड़े से सेम इश्यूज रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम दोनों को देखने को मिली है, काफी लेट जाके सक्सेस यहाँ पर मिली है। Then we have the most important question of this session. Describe the latitudinal and longitudinal extent of India and Brazil। समझाया है क्लास में पूरा, सब कुछ पढ़ाया है। अगर ये हमारा इंडिया है तो ये लैटिट्यूडनल नहीं, ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड होता है, और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है। इंडिया के भी 4 डायरेक्शंस है, ABCD रेस्पेक्टिवली। द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड है, एज इन कैन वी से, एंड 8 डिग्री, एंड बच्चा क्या है हमारा 8 डिग्री ये लॉन्जिट्यूड होगा, this will be longitude, and 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। यहाँ से हमारा 8 डिग्री शुरू होता है और 37 डिग्री तक यहाँ पर हम लोगों को जाने चीजें देखने को मिलती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाई हुई है चीजें, बस आप अभी के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान दो, ठीक है। देन वी हैव इंदिरा पॉइंट हमारे सदर्न मोस्ट में है। इट इज सिचुएटेड ऑन द 6th डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, पैरेलल है उसी के, मतलब थोड़ा नीचे अगर हम जाएंगे, विच इज अपेरेंटली ऑब्वियसली 6 डिग्री से नीचे तो 7 एंड देन 6 डिग्रीज ही आएगा, विच इज हियर, यहाँ पर इस तरीके से लाई करता है अंडमान एंड निकोबार वाला इंदिरा पॉइंट, ठीक है। देन वी हैव ब्राजील। ब्राजील की कॉन्टिनेंटल टेरिटरी काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है। ये 5 डिग्री यानी कि इक्वेटर से काफी क्लोज, 15 डिग्री नॉर्थ, 15 मिनट नॉर्थ, 33 डिग्री 45 मिनट साउथ, as well as the longitudinal extent is 34 degree 47 and 73 degree 48 minute west. West represent western hemisphere, north represent northern hemisphere and south represent southern hemisphere. अब जल्दी से बताओ, वैसे तो आंसर आपके सामने ही है। कोस्टल शेप ऑफ द ब्राजील इज एक्चुअली दिस, यहाँ पर। और इसी में से अगर मैं इंडिया का पूछ लूं आप लोगों से, तो इंडिया का कोस्टल पार्ट बताओ जल्दी से। ए ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ। एंड ऑब्वियसली इफ आई ड्रॉ ओवर हियर, अगर मैं अपना इंडिया यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं ये वाला जो मेरा फिगर है किधर फिट हो रहा है, सिर्फ इधर ही तो फिट हो रहा है। एंड दैट्स द करेक्ट आंसर एज वेल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाता है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स न्यूमरस टाइम्स, आप बहुत अच्छे से ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट अब है नॉर्दर्न प्लेन्स का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। वाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा। नॉर्दर्न प्लेन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना है बच्चा। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। मैं आपको ये बहुत अच्छे से सारी डिटेल्स में बहुत चीजें पढ़ाई हैं। ओवर द लास्ट 6 मंथ्स हमने बहुत पढ़ाई करी है। दिस इज मोर लाइक अ क्विक रिविजन। यहाँ पर हम लोग बहुत एक क्विक एंड फास्ट फॉरवर्ड रिविजन कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आपको चैप्टर बहुत थरली पढ़ना है तो वीडियोस इज देयर, वन शॉट्स आर देयर, आप उसको भी 2x पे करके जरूर देख लेना। you will learn so much and your exam will become मक्खन मलाई, ठीक है। देन ऑब्वियसली बच्चा, ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स लाई करते हैं हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ, which apparently means हिमालय माउंटेन्स कहाँ पर है, इधर है, ठीक है। और हमारा क्या है, नीचे पेनिनसुला है, तो बीच में लाई करता है, ठीक है। नॉर्थ मतलब हिमालयस के बीच में और पेनिनसुला के बीच में, नॉर्थ और साउथ में लाई करते हैं। Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab to the west and then towards the east. but राजस्थान पंजाब और ईस्ट तक मतलब आसाम तक है फैले हुए हैं। फ्लैट लो लाइंग एरिया होता है, बहुत सीधी सीधी जमीन होती है। The northern plains are divided into another two parts. एक को जो ईस्ट के साइड है उसको अरावली बेसिन, जो गंगा के साइड है, और जो दूसरे साइड है वो ईस्टवर्ड चले जाता है, which is the गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र प्लेन। वन इज द गंगा प्लेन एंड अनदर वन इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये दो कैटेगराइजेशन में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र सिस्टम, और इसी को ही सुंदरबन कहते हैं बच्चा, जहां पर हम लोगों को वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी मिलता है। The western part of northern plain is occupied by desert known as Thar Desert or Marustali. Most of Rajasthan is occupied by the desert. अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को बच्चा, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को ही हम लोग एक और सेक्शन जिसमें कि डेजर्ट आता है वो भी देखते हैं। नॉर्थ में हमारा लाइज द प्लेन्स ऑफ पंजाब ऑल्सो। दिस रीजन इज spread to the west of Aravalli and Delhi ranges. These plains have formed as a result of depositional work by rivers Satluj and its tributaries. The slope of the plain is towards the west. अब याद रखना है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने ही कैसे हैं, रिवर्स के डेपोजिशन से। कॉन्टिन्यूसली रिवर फ्लो होते रहे, डिपॉजिट करते रहे करते रहे करते रहे। जैसे आपने कभी देखा लैंडस्लाइड हो रही होती है, ऊपर से कुछ चीज फिसल रही होती है, तो बहुत सारी चीजें अपने साथ नीचे लेके आती है और उसको फिर वहीं पर जमा कर देती है। एग्जैक्टली द डेपोजिशन वर्क जो रिवर करते हैं वो अभी भी कर रहे होंगे, जब हम ये वीडियो कर रहे होंगे, आप लोग ये वीडियो दिख रहे होंगे। बिकॉज द सॉइल हेयर इज वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, और सॉइल फर्टिलिटी का ये क्योंकि कॉन्टिन्यूसली रिवर यहाँ पर डिपोजिशन करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा हर साल न्यू न्यू मिट्टी आते रहती है। चलो, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, इसको करो जल्दी से आप लोग बहुत अच्छे से, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच आर द मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया। बताओ जल्दी से।
which are the major water divides of India? Now what do we understand by this? बेसिकली कुछ चीज है उसके होने की वजह से पानी दो डायरेक्शन में चले जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, माउंटेन, एक माउंटेन भी हो सकता है, वो कोई अपलैंड भी हो सकता है, उठी हुई कोई जमीन भी हो सकती है जो पानी के दो रास्ते बना देती है, राइट बच्चा? आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है कि किसी चीज के होने की वजह से, मान लीजिए रोड में ना कोई रास्ते में कुछ मतलब कि स्टॉपेज आ गया है, कुछ चीजें अटक रही, तो व्हाट विल हैपन, पीपल स्टार्ट गोइंग इधर दिस साइड और इधर दैट साइड। वो मान लो बीच में कोई गड्ढा हो गया या कुछ भी डैमेज हो गया, तो पीपल विल नॉट टच दैट पर्टिकुलर एरिया, वो उधर उधर जाने लगते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट पानी भी बच्चा जहाँ पर कुछ उसको रुकावट है तो उधर उधर भागने लगता है। तो उसी को इंडिया के में वेस्टर्न घाट एक मेजर वाटर डिवाइड है, विंध्या रेंज एक वाटर डिवाइड है, अरावली रेंज है और सतपुड़ा रेंज। इनके होने की वजह से बच्चा पानी अलग अलग डायरेक्शन में भागता है, ये आपको याद रखना है। विंध्या रेंज जो है वो रिवर गंगा और नर्मदा के पानी को अलग अलग डायरेक्शन में भेजती है। अरावली की बात करें तो अरावली में जो लूनी रिवर है और बनास रिवर है ईस्ट में, उनको अलग अलग करती है, वरना दोनों एक ही जगह से जा रहे होते हैं। और सतपुड़ा रेंजेस का नर्मदा और तापी का अलग अलग ड्रेनेज बेसिन करती है। और वेस्टर्न घाट तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, वेस्टर्न घाट की वजह से ईस्ट और हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स तक मिलती हैं। राइट, दिस वी हैव डन थॉरली इन आवर चैप्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पेनिनसुला के ऊपर आपको नोट लिखना है। द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula. It consists of many plateaus and hill ranges. The Aravalli in the northwest are oldest fold mountains here. It includes series of plateaus bordering the plains, Vindhyas and Satpura ranges in the central part, and the hilly region of western and eastern Ghat. So this happens to be the most important question as well. ये भी important questions में से भी बहुत ज्यादा important है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव द ग्रेट एस्कार्पमेंट। ये तो भाई सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ये हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को तो वैसे आप पता ही है आपको। ग्रेट एस्कार्पमेंट वैसे तो बहुत बड़ी चीज है जो ब्राजील के फिजियोग्राफिक डिवीजन को बहुत यूनिक भी बनाती है। देखो स्कार्पमेंट कुछ भी नहीं है, एक लॉन्ग स्टीप स्लोप है बेसिकली। इट्स लाइक कि बहुत ऊंची सी एक जगह है और उसके बाद ब्राजील खत्म हो रहा है, लाइक अगर वहां से गिर जाओगे तो खाई में गिर जाओगे, जस्ट लाइक दैट। सो ये एक लॉन्ग स्टीप स्लोप है, स्पेशली ऑन द एज ऑफ अ प्लेटियो। प्लेटियो जहां पर खत्म हो रहा है, इधर के साइड भाई खाई है, गिर जाओगे आप उसमें। ठीक है, उसके बाद ब्राजील मिलता है, उसके दूसरे साइड ब्राजील का मेनलैंड शुरू होता है। थ्रू दी दो द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, लेकिन उसका नेचर जो है बहुत ज्यादा क्लाइमेट पर इफेक्ट करता है और उसको एक सेपरेट फिजियोग्राफिक डिवीजन बना देता है। लाइक हमारा वेस्टर्न घाट, हमारे वेस्टर्न घाट से जब बारिश टकराती है तो सारी इधर के साइड हो जाती है, दूसरी साइड बचा ड्राई रह जाता है। एंड जस्ट लाइक द रोल ऑफ ग्रेट एस्कार्पमेंट, ईस्टर्न साइड जो ब्राजीलियन हाईलैंड है वो डिमार्केट करती है एस्कार्पमेंट को। इसकी एल्टीट्यूड की बात करें तो 790 मीटर्स देखने को मिलेगा। द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पोलो पोर्टो एलेग्रे तक जाती है। द एस्कार्पमेंट एक बैरियर के तरह एक्ट करता है, साउथ ईस्ट से आने वाली हवाएं वहां पर रेन शैडो क्रिएट करती हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड, जिसके वजह से दूसरे तरफ बारिश नहीं हो पाती और इसी की वजह से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सॉरी ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी यहाँ पर क्या होता है बच्चा, बिल्ड हो जाता है। मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का एरिया में बारिश नहीं होती है इन भाई साहब के वजह से। ठीक है, चलो देर आर वेरी फ्यू नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट पर क्यों है? बिकॉज ये डेपोजिशन वर्क ऑफ रिवर से बना है, क्योंकि क्या है, द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल, ये रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन वर्क ऑफ रिवर से। Many east flowing rivers have formed deltas at their mouth due to their gentle slope. सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं जो कोस्ट लाइन को बहुत शैलो बना देते हैं, देयरफॉर यहाँ पर कम से कम नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं एज कंपैरेटिवली हमारा वेस्टर्न कोस्ट पर, जहाँ पर हमको नेचर ने ही बंदरगाह बना के दिए, जहाँ पर शिप आई मतलब उठी हुई जमीन बना के दी है, जमीन और पानी, शिप आएगी इधर ही लग जाएगी। लेकिन अगर हम ईस्टर्न कोस्ट पे जाएंगे तो पानी और जमीन का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, तो वहां पर इतने बंदरगाह नहीं है जहाँ पर शिप आके खड़ी होगी तो बहुत ऊंची हाइट हो जाएगी इसकी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? राइट, सो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन रेयरली आते हैं ब्राजील में।
ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर रेयरली इन ब्राजील बिकॉज वहां पर कन्वर्जन नहीं हो पाता है, ठंडा गर्म हवा अपोजिट डायरेक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोस्टल एरिया ब्राजील जो इक्वेटर है वहां पर बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर डिफरेंसेस होते हैं टेम्परेचर में। विंड वर्टिकल घूमती है इसलिए वहां पर कन्वर्जेंस नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर बच्चा, अच्छा कैसे बनता है, कैसे बनता है आपका, इस तरीके से ना चीजें ना ऐसे ऐसे घूम घूम के बनती है साइक्लोन में, बस ये कन्वर्जेंस नहीं हो पाता है। ये कन्वर्जेंस होने के लिए हाई प्रेशर और टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होना चाहिए, गर्म और ठंडा टेम्परेचर आपस में मिलेगा तो ये चीजें कन्वर्ज होंगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर आपस में मिलेगा, वो कंडीशन ही नहीं बन पाती इक्वेटर के पास, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में ब्राजील वाले पार्ट में साइक्लोन आता ही नहीं। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा आता है बिकॉज इंडिया इक्वेटर के पास नहीं है, दूर है इक्वेटर से, जहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। एंड सिमिलरली एज अ रिजल्ट साइक्लोन बहुत रेयरली आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, देर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन दी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ ब्राजील, ऐसा क्यों है यहाँ पर? बिकॉज ये नॉर्थ ऑफ ब्राजील में जो कि इक्वेटर के क्लोज है, और जो भी चीज इक्वेटर के क्लोज होती है वहां पर कॉन्टिन्यूसली सन आता है, और सन आने की वजह से यहाँ पर रोज डेली कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, इसलिए टेम्परेचर क्या रहता है, 19-20 का फर्क ही रहता है, 19-20 डिग्री का ही फर्क रहता है। एज देर इज नॉट मच डिफरेंस इन द मैक्सिमम इन द मिनिमम टेम्परेचर, इसीलिए इसका में इस जगह पर कोई ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है। इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया के खुद के भरोसे नहीं, यहाँ पर इतनी ठंडी और यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी चीजें लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पर ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, इंडिया रिसीव्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स टू, इंडिया के पास नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से भी, हाँ, जिसको हम सिमिलरली विंटर मानसून भी कहते हैं बहुत बार, क्योंकि विंटर सीजन में बारिश करता है नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाएं, ठंडी हवाएं इंडिया में आती हैं, ये बे ऑफ बंगाल से वाइल ब्लोइंग ओवर द बे ऑफ बंगाल ये नीचे जाती हैं, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में बारिश करती हैं, और इसी को ही बच्चा वहां पर विंटर में होने वाली बारिश विंटर मानसून के नाम से भी बहुत बार कॉमनली लोग बोल देते हैं। ठीक है, इट इज सेड दैट इंडिया रिसीव प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू, सो यस ये बात सच है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इक्वेटर के पास है, अटलांटिक ओशन है, ग्रेट एस्कार्पमेंट है, सब मिलके कर रहा। नॉर्दर्न की बात करें तो इक्वेटर हॉट होता है, टेम्परेट एरिया मिलता है कैप्रिकॉन ऑफ वाले के पास, नीचे की तरफ ठंड ऊपर की तरफ गर्मी। ब्राजील को रेनफॉल मिलता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से, जो कि अटलांटिक ओशन से आ रही हैं। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं पर बहुत कम बारिश होती है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। इक्वेटर जो ब्राजील के थ्रू पास होके जाता है वहां पर टेम्परेचर हाई रहता है, नीचे की तरफ बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर रहता है। कोस्टल एरियाज पर टेम्परेचर में डिफरेंसेस नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि पानी जहां पर होता है वहां पर आपको ज्यादा गर्मी और ठंड देखने को कभी मिलेगी ही नहीं, जस्ट लाइक मुंबई। द विंड्स मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसलिए यहाँ पर साइक्लोन भी नहीं बन पाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज हियर, सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक स्क्रीनशॉट, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ज्योग्राफी चैप्टर। नाउ यू सी क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। इंडिया का मानसून टाइप है बिकॉज यहाँ पर मानसून इज सीजन। ब्राजील का क्लाइमेटिक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और टेम्परेट भी है, साउथ में टेम्परेट और ऊपर ट्रॉपिकल। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन, सो द टेम्परेचर इज हाई इन द साउथ, कंपैरेटिवली नॉर्थ में लो होता है, लेकिन इनके यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बट येस डेफिनेटली द इंक्रीज इज देयर विच वी कैन सी, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन देखने को मिलता है। इंडिया को बारिश साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट से मिलती है, तो यहाँ पर बारिश साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से मिलती है। इंडिया में ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, चीजों टकरा के, इनके पास कॉन्वेक्शन और ऑरोग्राफिक दोनों ही होती हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान गुजरात ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में कम बारिश होती है, तो वहां पर भी इनके पास ब्राजीलियन हाईलैंड एक रेन शैडो एरिया ही है। यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं, इनके पास रेयर है। और एक और चीज रख सकते हो, उनके पास स्नोफॉल भी बहुत रेयरली होता है और हमारे पास तो होता ही रहता है। ठीक है, स्नोफॉल भी इनके पास बहुत रेयरली होता है, अगर ज्यादा ठंडी टेम्परेट एरिया में हो जाएगी तो इनको बढ़ जाएगी। अच्छा, मेजर कॉजेज क्या है डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया, बताओ चलो जल्दी से, कौन कौन से मेजर यहाँ पर कॉजेज हैं? फॉरेस्ट को काटा जा रहा है सिटीज बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा जल्दी है।
जो भी हमारे खाने पीने की जरूरत है उनको मैच करने के लिए एग्रीकल्चर ज्यादा करना पड़ रहा है, जमीन ज्यादा चाहिए। इंडिया और ब्राजील में दोनों ही जगह पर डोमेस्टिक नीड्स के लिए लकड़ियां चाहिए, फायरवुड के लिए, उसके लिए जमीन जंगल काटे जा रहे हैं। बर्न एंड स्लैश इन वन एग्रीकल्चर दोनों ही जगह पर होता है, जिसको इंडिया ब्राजील में रोका कहते हैं और झूम कल्टीवेशन इंडिया में कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द रीजन फायर फॉरेस्ट पोल्यूशन और ग्रेजिंग एक्सेट्रा, ये फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट को खराब करने के लिए। देन बच्चा ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज एक्चुअली कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। द नॉर्दर्न पार्ट बिकॉज लाइक कहता है इक्वेटोरियल रीजन में तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, एम्पल सनलाइट मिलती है, अबाउट 2000 मिलीमीटर रेनफॉल थ्रू आउट होती है। इतना सोच लो कि इतनी बारिश रहेगी तो इंडिया में बाढ़ आ जाती है। नाउ ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन बहुत जल्दी होगी बच्चा, अगर पेड़ पौधे को अच्छी सनलाइट मिलेगी, पानी मिलेगा तो वो तो बहुत हेल्दी हो जाएगा, है ना, अच्छा खाना खाएगा तो, क्योंकि वही उसका खाना है। सो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज एक्चुअली कवर्ड विद डेंस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेरी नाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे पढ़ने एग्जाम से पहले। A wide variety of insect species is found in Brazil. Yes, बहुत सारे ब्राजील मिलते हैं, सॉरी इंसेक्ट मिलते हैं ब्राजील में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स पर, स्वैम्पी लैंड्स पर, लीव्स ग्रास, ये नेक्टर फ्रॉम द प्लांट्स, बहुत तरीके के यहाँ पर ये चीजें खाते हैं, नेक्टर खा लेते हैं प्लांट से, ग्रास खा लेते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट पर, हाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वहां पर, ग्रासलैंड्स हैं, बहुत सारा जो रिवर सिस्टम वहां पर, स्वैम्पी एरियाज में, स्वैम्पी एरियाज ऑफ द पैंटेनाली सब हमने पढ़ा है। यस डेफिनेटली हर एक जगह पर बहुत सारे यहाँ पर कीड़े मकोड़े मिलते हैं हम लोगों को ब्राजील के पार्ट में, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। जैसे बारिश में आपने देखा, जैसे मानसून में कैसे जो भी सारी चीजें जमीन के अंदर होती है बाहर आ जाते हैं, राइट, ऑल दोस क्रीपी क्रिएचर्स जो जमीन से बाहर आ जाते हैं बारिश के टाइम पर। एग्जैक्टली यहाँ पर तो डेली बारिश होती है, आप सोच ही सकते हो, भर भर के इंसेक्ट्स हैं इनके पास। अच्छा एक बात बताओ, लाइक इंडिया देयर इज आल्सो नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील टू। यस, जिस जैसे इंडिया में जरूरत है, क्योंकि ये लोग भी खराब करें तो बचाना तो पड़ेगा। प्रॉब्लम्स लाइक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करे, लीगल स्मगलिंग कर रहा है, तो यस हम लोगों को बचाना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ पर क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो भी चीजें खराब कर रहे हैं, हमारे भी ये लोग भी पॉल्यूशन कर रहे हैं अर्बनाइजेशन के वजह से, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी जमीन को खराब कर रही हैं। सो यस लाइक इंडिया ब्राजील में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और यहाँ पर भी कंजर्वेशन की नीड है, यहाँ पर भी इन लोगों को अपने फॉरेस्ट बच्चा बचाने पड़ेंगे। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से, इनकरेक्ट रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इलिटरेसी की वजह से, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, जॉइंट फैमिली सिस्टम, या अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल। व्हाट डू यू गाइस थिंक शुड बी द आंसर? ऑब्वियसली आंसर आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये तो यहाँ पर क्या करे, एक्सप्लोजन नहीं करेगा। ये क्या करेगा, अगर लाइफस्टाइल में अपग्रेड हो रहा है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। ठीक है बच्चा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखोगे कि किसी फैमिली में एक बच्चा होता है और किसी फैमिली में 7-8 बच्चे होते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि किसका लाइफस्टाइल ज्यादा बेटर होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 इसमें डिक्लाइन की बात करता है, नॉट द एक्सपेंशन। ठीक है, चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और सोशल रिफॉर्म्स में बच्चा क्या क्या चीजें आएंगी। तो बस आपको एक और चीज याद रखनी है कि हम लोगों ने एक एनईपी निकाला था, सॉरी एनपीपी निकाला था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसमें हमने बोला था 245 तक, 2045 तक सब कुछ सही हो जाएगा। ग्रेट डिवाइड बोला जाता है 1921 को। सोशल रिफॉर्म्स बच्चा यहाँ पर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की वजह से आएंगे, और यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्सप्लेन करी थी कोयले एंड होवर ने। तो आप मैच कर लेना पूरा का पूरा प्रॉपर, ए का बी का सी हो जाएगा, एज इन 3 का सी हो जाएगा, और 3 का सी हमें एक ही जगह पर नजर आ रहा है, नहीं 2 का सी होगा। 2 का सी एक्चुअली हमें यहाँ पर 2 जगह नजर आ रहा है। फर्स्ट में हमें बी नजर आ रहा है, फर्स्ट में बी, यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लेना इसको। अरे आंसर दिया भी हुआ था ऑल्सो। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब कि अगर 1000 लोग जन्म ले रहे हैं और 2 लोग मर रहे हैं तो दैट वुड बी 9998। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? अरे इसको बोलते हैं सर्वाइवल रेट। इट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल रेट। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बताइए तुम लोगों को मैंने कितना अच्छे से पढ़ा है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब लोगों की लिविंग कंडीशंस अच्छी करना, उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का माइंडसेट बनाना, अच्छी एजुकेशन देना, तो सारा का सारा डेवलपमेंट होने लग जाएगा। तो रिड्यूसेस सिविल डिस्टर्बेंस, जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तो लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं लोगों के पास, एजुकेशन आ जाती है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने लग जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट होता है,
और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, अदरवाइज पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डू यू एग्री? है, इंडिया का पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रहा है, 36.1 करोड़ से 1951 से लेके अभी 2011 में 121 करोड़ पहुंच गया था। हाई बर्थ रेट है, डेथ रेट कम हो गए हैं, स्पेशली बहुत ही एनुअल ग्रोथ रेट एक्सीड कर रहा है 2% को, जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही दिखाता है, लेकिन डेफिनेटली ये आउटपेसेस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितने पेस से हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं उतनी तरीके से डेवलपमेंट नहीं बढ़ रहा है। दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज। अच्छा, डेथ रेट इज फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया, व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस, हम लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई हैं, जहां पर 42.6 पर 1000 लोग 1901 में दिन की डेथ हो जाती थी, वो 2011 में 7.48% पर पर्सन पहुंच गया है। सो ऑन एवरेज 8 लोग ही 1000 में से अब उनकी डेथ होती थी, बिकॉज मेडिकल कंडीशन इंप्रूव हो गई है, फैसिलिटीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बेटर न्यूट्रिशन, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह हम लोगों ने बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया है। हम लोग ऑन द स्पॉट सारा का सारा रिहैब करने पहुंच जाते हैं, सारे के सारे लोगों को रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं, आग लग जाती तो आग को बुझा देते हैं, लोगों को बचा लेते हैं, ऑल दैट, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा सिस्टम इंप्रूव हुआ है, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट अब बच्चा वी हैव हिस्ट्री आ गई है, चलो हिस्ट्री वी आर गोना कवर। मास्टर्स हिस्ट्री क्या है, सारी चीज आप लोगों को पता होंगी, चैप्टर आपका द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जहां पर बहुत सारी लिखने की हिस्ट्री की ट्रेंड्स आई थी, वहां पर इंडियन हिस्टोग्राफी में मार्क्सिस्ट हिस्टोरी भी काफी ज्यादा, जो कार्ल मार्क्स से इंस्पायर होके, ये कार्ल मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर होके हिस्ट्री लिखी जाती थी, और इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती थी क्लास स्ट्रगल को, जहां पर रिच और पुअर का एक डिफरेंस जो है कार्ल मार्क्स ने डिस्क्राइब किया था। सो ये कंसर्न है मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, और कौन किससे काम करवा रहा है और कौन एक्चुअली में एंजॉय कर रहा है। बहुत सारे सोशल इवेंट्स ऐसी सिचुएशन को देखते हैं, ये लोग बहुत सारे बताते हैं कि किस तरीके से इंडिया में इवन कास्ट सिस्टम भी बहुत जरूरी शुरू हुआ, और बहुत सारी चीजें दे एक्सप्लेन फॉर दो नोटेबल कुछ ऐसे हिस्टोरियन जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, दामोदर कौशाम्बी, कॉमरेड श्रीपद डांगे, शरद पाटिल, रामशरण चौमा, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। द राइटिंग, इनकी राइटिंग्स में बच्चा कार्ल मार्क्स के आइडियाज रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड इवन कॉमरेड डांगे वाज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। सो कॉमरेड डांगे वाज एक्चुअली क्या है बच्चा, ये तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म को मानने वाले लोग, ठीक है। कम्युनिज्म इज एक्चुअली द लास्ट फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म की स्टेज है एक, ठीक है। मार्क्सिज्म की 5 स्टेजेस होती हैं, उनमें से लास्ट में कम्युनिज्म आता है। तो कम्युनिज्म एक थॉट प्रोसेस है जहाँ पर कम्युनिटी का रोल लेना चाहिए, सारा का सारा सारी चीजों को शेयर करना चाहिए, मोर लाइक दैट, वील एक्सप्लेन दिस फर्दर। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, जो हमारे पास्ट को पढ़े, हमारे हिस्ट्रीज को पढ़े, हमारे सिविलाइजेशन को पढ़े, तो ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये स्कॉलर्स इंडियन सिविलाइजेशन को रेस्पेक्ट भी करते हैं और एडमायर भी करते हैं, अनलाइक दी ब्रिटिशर्स कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफ, जो हमारे यहाँ पर सिर्फ हमें हमारी गलत चीजें गिनवाने आए थे, जो सच में गलत थी भी नहीं ऑल दो, ठीक है। तो ये बच्चा ओरिएंटलिस्ट होते हैं। ये सिमिलैरिटी संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में ढूंढते हैं, वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग और हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही चीजें कर रहे थे। दीज वर द ओरिएंटलिस्ट। सम वेरी नोटेबल ओरिएंटलिस्ट वाज फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर एंड विलियम जॉन। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है बच्चा। देन वी नेक्स्ट अप वी हैव सबाल्टर्न हिस्ट्री। सबाल्टर्न हिस्ट्री में क्या आता है, ये ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो बोलते हैं कि अगर आपको सच में डेवलपमेंट करना है, कुछ भी चीजें करनी है, तो जो सबसे डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी आवाज उठाइए, उनके बारे में बहुत सारी बातें करिए, तो मे बी हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। सो ये जो है द सीड्स ऑफ सबाल्टर्न हिस्ट्री, ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा इसका जिक्र है, बट एग्जैक्टली सबाल्टर्न हिस्ट्री में कास्ट सिस्टम को लेके, या जो लोग बहुत नीचे हैं सोसाइटी के, या उनको उनके साथ कुछ ऐसा है कि वो नीचे रह गए, यहाँ पर एंटोनियो ग्राम्सी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस डिजर्व करते हैं सबाल्टर्न हिस्ट्री में। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बच्चे बॉटम मोस्ट रैंक की बात करते हैं। रंजीत गुहा एक ऐसे सबाल्टर्न हिस्टोरियन है जो प्रोमिनेंटली इंडिया में बहुत सारे एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को स्टैब्लिश करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे सिमिलर थॉट्स अबाउट द सबाल्टर्न हिस्ट्री महात्मा फूले, डॉक्टर भीम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, ये इनकी राइटिंग्स में भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिव तरीके से सबाल्टर्न हिस्ट्री के ट्रेसेस मिल जाएंगे।
पब्लिक हिस्ट्री तो पता ही है सबको, पब्लिक हिस्ट्री अप्लाइज हिस्टोरिकल नॉलेज आउटसाइड एकेडमिया, engaging diverse audience through museum archives media, it makes the past very accessible relevant, ताकि आपको बच्चा मिल पाए, सारी चीजें आपको पता चल जाए कि इंडिया में एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम थे और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकला। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कल्चर हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र में है, ये बच्चा याद रखना, भूलना नहीं है आपको। अजंता एलोरा एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जिसको फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे, विक्टोरियन गॉथिक एंड द आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, ये कुछ कल्चर हेरिटेज हैं महाराष्ट्र की जो आपको डेफिनेटली याद रखनी है। अब हमारा जो हमने अप्लाइड हिस्ट्री वाला चैप्टर है उसका साइंस आर्ट्स और मैनेजमेंट स्टडीज पर अप्लाई करना है। साइंस में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं, जो इन्वेंशन अपॉन इन्वेंशन हुए उनको बहुत सारे वेज में बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीजें, और मेथड ऑफ हिस्ट्री को अपने बहुत सारे वेरियस रिसर्च फील्ड में भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अलग अलग फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। साइंस की बात करें तो डिस्कवरीज इन्वेंशन है, बहुत सारी यहाँ पर नीड्स होती हैं, क्यूरियोसिटी होती है। दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, रीजन क्रोनोलॉजी समझते हैं, और साइंस हमेशा बहुत ज्यादा नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साइंस के फील्ड में भी काम आती है, जस्ट लाइक डूइंग सर्टेन थिंग्स, ठीक है। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में तो है ही आपका ट्रेडिशन, डांसेस, कल्चर, एनीथिंग दैट इमोशनल कल्चर, इंटेलेक्ट, हर चीज में आप लोग आर्ट्स में हिस्ट्री डाल सकते हैं। किस तरीके का लोग काम करते थे, किस तरीके का खाना पीने खाते थे, एवरीथिंग। मैनेजमेंट स्टडीज में भी बच्चा यस डेफिनेटली क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लोग पहले क्या काम करते थे, किस तरीके से आज हम काम करते हैं, ये चेन ऑफ मार्केट, सेल एक्सेट्रा, सब में रिक्वायरमेंट है हिस्ट्री। जब हमें पता होगा कि ये चीजें करनी होती है, इस तरीके से फंक्शन होती है, हमारे पास्ट में ऐसे ऐसे होता था, तो वो चीजें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चा, पहले हमें रुपीज का नहीं पता था कि पैसा क्या क्या होता है, व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी, रुपीज, डॉलर, ये सब क्या, पहले नहीं, पहले हम लोग गुड्स एक्सचेंज करते थे, इवन बार्टर सिस्टम चलाते थे, बट लेटर ऑन वी रियलाइज दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दी सर्टन सिंबल्स। उसके बाद हमारा बच्चा यहाँ पर इंडियन आर्ट्स वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर। यहाँ पर ये एक हमारे आर्किटेक्चर है वेरी फेमस, विच इज द हेमूदपंती स्टाइल, ये जरूर कर लेना है। आर्किटेक्चर है जिसमें ब्लैक स्टोन और लाइम यूज होता है। 12th एंड 13th सेंचुरी में यादव डायनेस्टी के नाम पर ये नेम किया गया था, जिनमें एक हिमपत एक मिनिस्टर था जिसने बहुत ज्यादा इस आइडिया को स्प्रेड किया था। इसके बहुत सारे टेम्पल्स आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। इसके टेम्पल सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। कुछ टेम्पल्स का नाम भी है यहाँ पर, औंधा नागनाथ टेम्पल, घोडवेश्वर टेम्पल, अम्बरेश्वर टेम्पल ये सारे बच्चा आपको यहाँ पर याद रखें, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, Maratha style of painting developed during the later half of the 17th century. These paintings are found in murals, miniatures वगैरह। राजस्थान एंड यूरोपियन स्टाइल का मिक्सचर है, मेनूस्क्रिप्ट में भी बहुत बार यूज किया जाता था। एंड सम ऑफ द प्लेसेस वेयर दीज पेंटिंग्स आर फाउंड आर ओल्ड वादास ऑफ माई, मिनावली एंड सतारा इन महाराष्ट्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन बच्चा वी हैव व्हाट सम ऑफ द पोर्शन जो हमें फ्लॉक वाला, राइट अबाउट फ्लॉक ट्रेडिशन ऑफ द स्कल्पचर आर्ट। स्कल्पचर आर्ट क्या होती है, दैट ऑफ कार्विंग ऑन क्ले, रॉक, मेटल, जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं बच्चों, उसको स्कल्पचर कहते हैं, ठीक है। स्कल्पचर आपने देखा भी होगा, वी विल डिस्कस दिस फर्दर। ये रॉक स्कल्पचर है तो कार्व करोगे, क्ले से बनाओगे, या हैंड या फिर उसके मोल्डिंग से बनाओगे। मेटल है तो मेडल के मोल्ड से बनाओगे। लाइक एनी अदर फॉर्म, स्कल्पचर भी क्लासिकल और फोक में आता है। फोक में बच्चा वो चीजें जो पहले के जमाने में पत्थर से सुन, तुम लोगों को आई होप थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, लाइक गणेशा मूर्ति, बहुत सारे गॉडेसेस के मास्क होते हैं फेस्टिवल्स में, वो स्टोन्स ही, मेमोरियल स्टोन्स जो मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, दिस इज ऑल दैट इज एक्सप्लेनिंग। और ये फ्लॉक कल्चर स्पेसिफिकली बंगाल, बिहार, गुजरात एंड राजस्थान वाले एरिया में आपको अपेरेंटली बहुत ज्यादा रेलेवेंटली देखने को मिल जाता है, राइट। सो दिस वाज समथिंग दैट्स देयर। देन गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में आपको अराउंड 20-35 वर्ड्स में लिखना था। तो आपको पता है कि हमारे पास ग्रीक और पर्शियन लोग अटैक कर रहे थे, तो जब वो यहाँ पर आए तो अपना बहुत ज्यादा आर्ट छोड़ के गए, तो हमने भी उसको थोड़ा अडेप्ट किया। ये कुशाना पीरियड में कुशाना किंग कनिष्क ने काफी ज्यादा इसको एम्फेसाइज करके देखा, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर बनाई, जिसमें ग्रे स्टोन, मड, लाइम और टेराकोटा यूज होता था। एंड इवन बचा तक्षशिला एंड जलालाबाद, विच चीज करंटली यहाँ पर मिल जाती है सारी चीजें। और ये गंधारा आर्ट अपनी आर्टिस्टिक ब्यूटी और एक्यूरेसी के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। लेकिन यस डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा खत्म हो गया जब हुन्स का अटैक इंडिया पर होने लगा था। देन बच्चा जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट से, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय ह्यूम।
एंटरटेनमेंट वाले पोर्शन से हमारा क्वेश्चन आ गया है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जॉन मार्शल, एलन ह्यूमन। एंड द एब्सोल्यूट आंसर इज ऑब्वियसली सबको ही पता होगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की बच्चा हमारा। ओके, जेम्स ऑगस्टस हिक्की बच्चा हमारा करेक्ट आंसर है। इनका न्यूज़पेपर था विच यू गाइज मस्ट बी अवेयर अबाउट एंड दैट वाज बंगाल गazette। Remember this very clearly. Okay. Then next up we have role of newspapers। क्या था इंडियन स्ट्रगल्स में? इंडिया के पास जब न्यूज़पेपर था तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले था न्यूज़पेपर का। इंडिया के जनता को मोटिवेट करना, जनता को सिखाना, जनता को बताना सही गलत, वो न्यूज़पेपर में काफी रोल प्ले था। लोग सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस चीजों को जान रहे थे, समझ रहे थे, पॉलिटिकल इश्यूज भी समझ रहे थे, और डेफिनेटली जो जो भी सोशल रिफॉर्मर्स के आइडियाज थे, जो भी वो लोग चेंजेस सोसाइटी में चाहते थे, वो सब न्यूज़पेपर के थ्रू पॉसिबल हो रहा था। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में जो भी सारे आते हैं उसके लिए आपको पहले से न्यूज़ में थोड़ी नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का। बात तो सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बात लिखी है। इन ऑर्डर टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन न्यूज वी हैव टू रिजॉर्ट टू हिस्ट्री। कुछ कॉलम्स में हमें ऐसी बातें पता होनी चाहिए, अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन बोलेंगे तो लोगों को गलत इम्पैक्ट क्रिएट होगा, लोगों को गलत चीजें पता चलेंगी, राइट। सो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिलती है। न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे सारी चीजें, उनको स्पेसिफिकली वो इश्यूज जो भी है, किसी का 50 ईयर्स है, किसी का 100 ईयर्स है, वो कंपनी किस टाइम खुली थी, वो स्कूल का किस टाइम खुलता है, ये सारी बेसिकली बातें, इसकी ब्रांचेस कितनी सारी पता होना चाहिए बेसिकली। सो इसीलिए बच्चा जब भी आप ये सारी चीजें लिख रहे होते हो, कॉलम्स लिख रहे हो, तो आपको हिस्ट्री उस दिन की, उससे पहले वाली हिस्ट्री सब पता होना चाहिए। इसीलिए राइटिंग में भी हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको लिखा है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी विच इज अ प्राइवेट रेडियो कंपनी was taken over by British government in 1927। फिर उसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बोला। 88 जून को 1936 को इसको ऑल इंडिया रेडियो बोला। ऑल इंडिया रेडियो became integral part of Ministry of Information Broadcasting। After independence, it was renamed Akashvani on the suggestion of पंडित नरेंद्र शर्मा। इनिशियली ब्रॉडकास्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए होता था, लेकिन फिर सब कुछ इस पे अनाउंसमेंट होने लग गई। आकाशवाणी विविध भारती प्रोग्राम से शुरू हुआ था। स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाते थे फार्मर्स, वर्कर्स और यूथ एंड वीमेन के लिए, लेकिन विविध भारती प्रोग्राम अब ब्रॉडकास्ट करता है 24 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 146 डायलेक्ट्स में। सो ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गया है। इन हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड लोकल डायलेक्ट्स आर विविध, समझाया अभी पढ़ाया। आंसर गलत है बच्चा, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 एंड 146, 24 एंड 146, ठीक है, ये इनकरेक्ट आंसर है, ये इसको ठीक कर लेना। देन क्या नाम था, हाउ AIR was renamed आकाशवाणी। AIR was renamed आकाशवाणी on the suggestion of famous poet पंडित नरेंद्र शर्मा के कहने पर बच्चा इसका हमने नाम चेंज कर दिया था। देन थोड़ा सा मराठी थिएटर पर शॉर्ट नोट, बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। थिएटर इज अ प्लेस जहां पर लोग अपनी परफॉर्मेंस इधर सोलो कलेक्टिव करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर 19 सेंचुरी में मराठी थिएटर डेवलप हुआ। विष्णुदास भावे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको फादर ऑफ मराठी थिएटर कहा जाता है। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ये ऐसी ट्रेडिशन होती है जो कि कंप्लीट रिटन स्क्रिप्ट बिगिन विद द प्ले, जहां पर थारोलो माधवराव पेशवे का जो पूरा ट्रेडिशन है वो शुरू हो गया था। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ट्रेडिशन म्यूजिकल प्लेस से स्टार्ट हो गया था। हिस्टोरिकल थीम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स वर एक्चुअली प्रेजेंटेड विद दीज प्लेस। बहुत सारी जो भी अंग्रेजों के द्वारा गलत चीजें करी जाती थी, इन जनरल जो भी गलत चीजें करी जाती थी, वो लोगों को प्लेस में, नाटक में दिखाए जाते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री वाले पोर्शन से भी हमारा एक क्वेश्चन बचा। एसेंशियल है, हिस्ट्री में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। इफ अ मूवी हैज अ हिस्टोरिकल थीम देन आर डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट बैकग्राउंड डिजाइन। मतलब क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मूवी डायलॉग्स में लैंग्वेज वाले इंसान चाहिएगा, अप्रोप्रिएट कॉस्ट्यूम्स चाहिए, हिस्ट्री के लिए कंसल्टेंट रखने पड़ेंगे कि सही हिस्ट्री तो बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट वगैरह सही है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को देनी पड़ती हैं। देन नेक्स्ट अप वी हैव, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, बहरूज कंपोज्ड बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र।
संत एकनाथ composed Behrooth with the purpose of educating people on various aspects of life. Behrooth, composed by Saint Eknath, had a wide range of subject, dramatic quality, essay, rhythm and humor. People like the way he was performed. और ये ह्यूमरस वे में यहाँ पर मैसेज देते थे, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखना है. देन बच्चा हमारे पास पॉलिटी आ जाती है. पॉलिटी के 3 चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर. अब जल्दी से हम लोग पॉलिटी को भी देख लेते हैं एक बार. महाराष्ट्र में कितने परसेंट सीट्स बचा विमेन के लिए रिजर्व है, जल्दी से मुझे बता दो. महाराष्ट्र में कितने परसेंट सीट्स हमारे विमेन के रिजर्व है. महाराष्ट्र में 50% सीट्स रिजर्व है लोकल बॉडीज में. ठीक है, हाउ मेनी? 50%. ये तो अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा. ठीक है, ये बच्चा अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा. Which of the following law created a favorable environment for women to secure freedom and self development? कौन सा बच्चा यहाँ पर फेवरेबल एनवायरमेंट विमेन के लिए? आप राइट इन्फॉर्मेशन होगा विमेन के लिए, फूड सिक्योरिटी ऑब्वियसली, डाउरी प्रोटेक्शन विमेन के लिए था, राइट. देन नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. प्रोविजन जो माइनॉरिटीज के लिए लेके आए हम लोग, हमारे माइनॉरिटीज को बेटर बनाने के लिए, एंड दैट वाज आर्टिकल 29 वाज देयर, आर्टिकल 30 वाज देयर टू उनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचाने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए. आर्टिकल 15 एंड 16 वाज देयर. Prohibit discrimination based on religion, race, caste, etc. in education and jobs. National Commission for Minorities works to protect the rights and interest of minority communities. So National Commission for Minorities भी बनाया हम लोगों ने. नेक्स्ट अब भी है विमेन रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में. यस, बहुत सारे टाइम से इम्प्रूव हुआ है. हमने हमारा इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत आवाज उठाई है. सिंस इंडिपेंडेंस हमने बहुत आवाजें उठाई हैं. इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन की वजह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी. एंड देन बच्चा येस डेफिनेटली हम थोड़ा इंप्रूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट भी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है. 12.15% विमेन 2014 में विमेन एमपीज थी, बट जो कि अभी भी बहुत अच्छा डेटा तो नहीं है, पर ना डेफिनेटली पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हमने किया है. नेक्स्ट अप वी है राइट बेस्ड अप्रोच. हमारे क्या होते हैं, ऑब्वियसली कुछ आपका कुछ राइट है, उसके कुछ आपकी ऐसी चीजें जो हर्ट हो गई तो आपके पास राइट होता है, आप अप्रोच कर सकते हो कोर्ट को. सो सिंस 2000 अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीजें हमने राइट्स ऑफ द सिटीजन को हमने ज्यादा ऊपर रखा है. डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स हमने लोगों को दिए हैं ताकि वो अपना कोई भी ऐसा केस है वो अपने नहीं उनको लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो वो हमेशा कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. ये चेंज बच्चा हमारे डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, गवर्नमेंट को और अकाउंटेबल बनाता है पब्लिक के साथ. और जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, एजुकेशन एंड ये सब कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है. एंड राइट वाले जो अप्रोच कर सकते हो कि मेरे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अब आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो इन सारी चीजों को लेकर. व्हाट इज मेंट बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है बच्चा? Establishing social justice means removing those social conditions responsible for injustice and insisting on equality of dignity for all the individuals. The principle of justice and equality aim to end discrimination in social status such as superiority, inferiority. कोई किसी के कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी के आधार पर किसी को कोई भेदभाव नहीं कर सकता है. सबको इक्वालिटी होनी चाहिए. हम सब एक सोशल, एक समाज का हिस्सा है और इसमें किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. हमने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया लोगों को जो पीछे सोशली एक्सक्लूड हो गए थे. हमने उनके लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज जैसे एक्ट बनाए ताकि आने वाले टाइम में उनके साथ कुछ गलत ना हो और जो गलत करे उनको पनिशमेंट मिले. हमने माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए कॉन्स्टिट्यूशन में. और लॉ रिलेटिंग टू विमेन ऑल्सो वी हैव डन सो मच. बहुत सारे थ्रू तरीके से बच्चा हमने विमेन्स को भी बहुत सारे राइट्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि लिटरेसी इंप्रूव करी है, या फिर उनके लिए जो भी एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ पर ठीक किया है. इलेक्शन कमीशन के जो भी कमिश्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? दैट्स प्रेसिडेंट बच्चा. अरे क्या हुआ, यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये बात याद रखना. अपार्ट फ्रॉम दैट, डैश वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज सुकुमार सेन. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड बाय डैश कमिटी ऑन द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन के एक कमिटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब होता है एरिया रिप्रेजेंटेशन, और उसका नाम था डिलिमिटेशन कमेटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जर्नी फ्रॉम द बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन के बारे में. पहले हम लोग बैलेट बॉक्स यूज करते थे, फिर हमने 1990s में ईवीएम्स इंट्रोड्यूस कर दी. ईवीएम्स वोटिंग को इजियर और फास्टर बनाता है. फीचर्स लाइक नोटा एंड वीवीपैट वर लेटर एडेड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, अब नन ऑफ दी अबव जैसे ऑप्शन, मतलब नन ऑफ दी अबव वाला जो ऑप्शन है जो हमें पॉलिटिकल पार्टी में रिजेक्शन करने के लिए दिया जाता है, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आता है.
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है इलेक्शन कमीशन के फंक्शन। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है, नेम ऑफ एलिजिबल डिसाइड करता है, टाइम टेबल शेड्यूल स्क्रूटनाइज करता है, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट कंडक्ट करता है, इलेक्शन अच्छे से हो जाए, इलेक्शन सिंबल अलॉट करता है, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है, रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन, इंश्योर करता है कंप्लेंट्स विद द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने निकाला है उसके हिसाब से सारी चीजें चल भी रही हैं या नहीं। राइट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट है और उनको इजीली नहीं हटाया जा सकता एक बार इलेक्ट करने के बाद। उनके अलावा दो और कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई स्पेशल स्टाफ नहीं होता है, वो स्कूल के टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही ड्यूरिंग इलेक्शन यूज कर लेते हैं। सेपरेट फंड इज प्रोवाइडेड टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का बच्चा पूरा चीजें एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर। The code of conduct is a set of rules and guidelines issued by election commission that all political parties and candidates को follow करना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए जिसमें पावर का कोई मिसयूज ऑफ पावर मनी नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी गिफ्ट्स नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए गवर्नमेंट को। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर एक दूसरे के साथ रखना चाहिए, कोई वायलेशन नहीं करना चाहिए कैंडिडेट्स का। देन डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। बच्चा कोई भी फार्मर्स मूवमेंट का होगा तो उसको क्या चाहिए रहेगा, क्या उसको कल्टीवेट करे वो फॉरेस्ट जमीन पर, उसको उसके प्रोडक्ट का अच्छा प्राइस मिल जाए, वो कंज्यूमर की सुरक्षा या बिल्डिंग ऑफ डैम्स, ऑब्वियसली वो चाहता है कि उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का उसको सही रेट मिल जाए। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट रिगार्ड टू फूड ग्रेन्स वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में एचवाईवी सीड्स आया था विच आई टॉट यू मल्टीपल टाइम, जिसके वजह से फिर यहाँ पर प्रोडक्शन 3 गुना हो गई थी। आपको लेबर मूवमेंट पर पूरा प्रॉपरली एक नोट लिखना है। लेबर मूवमेंट इंडिया ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टाइम चल रहा था। इंडस्ट्रियल वर्कर्स फ्रीक्वेंटली डिमांड करते थे स्ट्राइक पर जाके, क्योंकि उनके काम का पैसा नहीं मिलता था, उनके वर्किंग आवर्स बहुत बेकार थे। एक ऐसा इंसिडेंट रेलवे वर्कर्स ने जो 1899 में ऐसा पहला ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर्स के बारे में बात करता है, लेटर ऑन इसका नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस भी रखा जाता है, जो बहुत ज्यादा आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बातें करता है, जहां पर वो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और उनकी इनसिक्योरिटीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जिनको फेस होती है, एब्सेंस है उनसे बहुत गलत तरीके से काम करवाया जाता है, घंटों घंटों काम कराया जाता है, इनसिक्योरिटीज एट वर्क प्लेस एंड हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। दीज वर द इश्यूज दैट वर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, देन बच्चा नेक्स्ट अब वी हैव वो कौन कौन से एक्टिविटीज, रोल या फंक्शंस होते हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट के। मतलब मूवमेंट एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड में ही होता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सबको पता है, लेकिन सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कॉपरेशन हमें हर फील्ड में चाहिए होती है। और एनवायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, हमारे ग्रीन बेल्ट क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ब्रॉट अबाउट द वाटर रेवोल्यूशन इन राजस्थान। और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन तरुण भगत संघ भी बनाया था, जिन्होंने 11,000 जोहड़ विच इज लाइक दी लेक्स, नॉट एग्जैक्टली लेक्स, लाइक तालाब टाइप का उन्होंने बनाया था, जिससे पानी बचा, हजारों गांव को मिलना शुरू हो गया था। सो एनवायरमेंट से रिलेटेड भी हमने बहुत सारी चीजें चैप्टर में करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम विच रिफॉर्म्स वुमेन मूवमेंट्स को बहुत सारा चीजें, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन एंड राइट टू वोट में वुमेन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, जिन्होंने सोसाइटी से सोशल इंजस्टिस को हटाया, एक्सप्लॉयटेशन को हटाया, एक रिस्पेक्टफुल और सोशली एक्टिव लाइफ जिए। और आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन की कंडीशन इवेंचुअली बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, एब्सोल्युटली यस। मूवमेंट्स डू नॉट नीड, अच्छा यस, इसका आंसर क्या है बच्चा? मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, एब्सोल्युटली यस, बहुत जरूरी है मूवमेंट, बिकॉज डेमोक्रेसी कब पलट जाए एंड ऑल वी हैव नो आइडिया। नेक्स्ट अप यहाँ पर हमारे पास है मूवमेंट्स डू नॉट नीड, यस ये गलत लिखे, क्योंकि मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी चाहिए होती है, एक फेस चाहिए होता है। जैसे अगर गांधी जी कोई मूवमेंट कर उनको गिरफ्तार कर लेते थे ना, पूरा मूवमेंट खराब हो जाता था। सो डेफिनेटली मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, एक्टिव और इफेक्टिव भी चाहिए। विदाउट लीडर वो खराब है, अपना ऑब्जेक्टिव तक ही नहीं पहुंच पाएगा। ये चीजें हमने हमारे ब्रिटिशर्स से लड़ते टाइम बहुत देखा था, वो हमारे लीडर को अरेस्ट कर लेते थे। तो डेफिनेटली अगर लीडर बहुत ज्यादा नॉन डायरेक्शन हो जाएगा बहुत सारी, तो यस मल्टीपल चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन यस डेफिनेटली गांधीयन मूवमेंट में हमें काफी ज्यादा लीडरशिप की इंपॉर्टेंट रोल है। उससे पहले हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, इट वॉज गांधी जी व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर पा रहे थे। कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, यहाँ पर अब आपके लिए एक छोटू सा होमवर्क मैंने यहाँ पर दिया है, दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन।
ठीक है, अगर ये आपको आ रहा है थोड़ा बहुत, आपको पता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कंज्यूमर मूवमेंट कैसे इंडिया में है, क्यों आए और इसका क्या इम्पैक्ट था, वो आप मुझे बताओगे। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास। इसमें हमने मेजर 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 क्वेश्चन कवर कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट जो चैप्टर रहेगा उनकी वीडियो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास एवरीवन। थैंक यू सो मच, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।